सभी का नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य का उत्थान। भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है बाबर को। बाबर, जिसका जन्म है 1483 को और मृत्यु है 1530। बाबर, और बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 फरगना के अंदर। और इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। अब यहाँ पे जो मिर्जा शब्द है इसका ध्यान रखो। मिर्जा जो है मध्य एशिया में उस समय जो भी तैमूर और मंगोल परंपरा के शासक थे वो अपने साथ मिर्जा शब्द लगाते, ये शासक वर्ग का नाम है। और माता का नाम है कुतुबुल निगार। अब देखो, हमारे को काफी जानकारी जो है डेट वाइज मिल रही है। 14 फरवरी हम बोल रहे हैं इसके लिए। इससे पहले के शासकों के बारे में हम ऐसा नहीं कह पा रहे हैं। कारण क्या है कि इस समय हमारे को जो इतिहास के स्रोत हैं वो काफी मिलने शुरू हो जाते हैं। खासकर बाबर की अपनी ही जो रचना है, उसकी आत्मकथा बाबरनामा, हमें वो मिलती है। दूसरे और लेखकों की किताबें भी हमारे को मिलती हैं, जिससे हमारे को काफी जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम इसको देखें, जो इसके पिता हैं उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर तैमूर का आक्रमण था भारत के ऊपर 1398 ईस्वी में। तो पितृ पक्ष से ये तैमूर के पांचवें वंशज हैं। यानी कि तैमूर के बेटे से आगे बेटे बेटे पांचवें ये वंशज हैं। तक चंगेज खान, जो मंगोल था, उसके 14वां वंशज है। यानी कि माता जो है उसके 14 वंश के बाद जो है उसकी माता है। तो अब क्या देखें कि जो बाबर है उसके पास जो प्रेरणा आ रही है, विजेताओं की प्रेरणा आ रही है। तैमूर भी विजेता है और चंगेज खान भी विजेता है। तब 1494 ईस्वी को उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। अब आप देखो, इस समय जो बाबर है कितनी उम्र का है? सिर्फ 11 साल का है जब वो उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। उसकी दादी जो है एहसान दौलत उसको गद्दी पर बैठाती है। तो ये एक छोटा सा परिचय है बाबर का। और जो बाबर है ये जो है ये तुर्क है। यानी कि जो बाबर का फैमिली है ये चगताई तुर्क है। चगताई एक भाषा भी है। ये कभी प्रश्न आता है कि जो बाबर का जो मूल रचना है किताब की, बाबरनामा या तुझके बाबरी, वो किस भाषा में है? तो उसका जो आंसर आता है चगताई तुर्क। और वैसे ये मंगोल है। मुगल शब्द वहां पर इसको बोला जाना शुरू हो गया था। तो क्या है ये? मंगोल, मंगोल से मुगल। वैसे है ये क्या? चगताई तुर्क। अब जो बाबर है इसका जो शासन है, या जो इसका जो राजा बनने की प्रक्रिया है, ये इसको 3 चरण है। अब 3 चरण कौन कौन से हैं? एक तो है वो जो फरगना का शासक है, उसकी राजधानी है अंदीजान। 1494 के अंदर शासक बनता है वो। 1504 तक रहता है वहां पर फरगना के अंदर। उसके बाद वो काबुल में आ जाता है, अफगानिस्तान की राजधानी। 1504 से 1526 तक जो है वो काबुल पर रहता है। और 1526 के बाद वो भारत पे आ जाता है। और 1526 से 1530 तक जो है उसका ये समय है। 1530 में बाबर की मृत्यु हुआ। और 1526 के अंदर भारत के अंदर जो है उसका पानीपत का युद्ध है। तो आप देखो कि तीनों इसके ये स्टेप हैं इसके। अब जो बाबर के समय जो उसमें की जो राजनीतिक स्थिति है, जब बाबर शासक बन रहा है, तो उसमें क्या है कि जो मध्य एशिया का इलाका है, वहां पर मध्य एशिया में तो उज्बेक हैं। उज्बेक तुर्क है, ये भी तुर्कों का एक भाग है। और ईरान के अंदर जो है सफाविद शासक है। अब ये दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं। और बाबर जब गद्दी पर बैठ रहा है, शासक बनते ही वो समरकंद को छीनना चाहता है। अब समरकंद क्या चीज है? समरकंद उस समय का एक प्रमुख केंद्र है संस्कृति का। और जो तैमूर है उसकी राजधानी थी। अब क्योंकि वो तैमूर का वंशज है, अब इसलिए वो क्या कह चाहता है कि समरकंद के ऊपर कब्जा करना। दूसरा, जो फरगना का शासन है वो कुछ ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, थोड़ा सा इलाका है वो। अब 1497 के अंदर जो है बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। वहां पे उसका चाचा है, उसने अपने चाचा को हरा दिया और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। अब उसका भी वहां पे अधिकार ही है कि जो फरगना की राजधानी अंदीजान है वहां पे विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। यानी कि समरकंद पर बाबर का अधिकार हो गया और उसके जो अपना इलाका है उस पर किसी और का अधिकार हो गया। अब वो वापिस बढ़ा फरगना की तरफ। और जब वो वापिस फरगना की तरफ बढ़ा तो समरकंद के अंदर विद्रोह हो गया, वो भी उसके हाथ से निकल गया।
यानी समरकंद भी उसके हाथ में नहीं है, फरगना भी उसके हाथ में नहीं है। फरिश्ता लिखता है उसके बारे में कि भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति बाबर जो है इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। कैसे? जैसे समुद्र के किनारे जो है कंकड़ धक्के धक्के खाते फिरते हैं, मतलब कोई ठिकाना नहीं है। वैसे वो राजा है, देखो आप, एक चीज को आप ध्यान रखो, वैसे वो राजा है लेकिन राज्य नहीं है उसके पास। अब वो अगले साल 1498 के अंदर जो है बाबर जो है पुनः जो है फरगना के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब वो फिर से फरगना का शासक बन जाता है। अब इसी समय आपकी परिस्थिति हो रही है कि जो उसका चाचा है, अब उसके पास, अब उसका समरकंद उसके पास नहीं है, तो उसके चाचा क्या कर रहे हैं, वो उज्बेक शासक है शेवानी खान, उसके वहां नौकरी कर लेते हैं, उसके वहां सेवा प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो ये एक जगह का राजा, छोटा राजा है, वो बड़े राजा के पास जो है वो सेवा प्राप्त कर रहा है। एक बात क्या हुआ कि फिर से जो है 1501 ईस्वी में बाबर ने शेवानी खां को पराजित कर दिया और समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन साथ ही साथ जो है शेवानी खान ने फिर से बाबर को हरा दिया। अब बाबर जो है वो किधर आ गया, अफगानिस्तान की तरफ आ गया, वहां शरण ले ली उसने और 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे चेंज चेंज है, क्या चेंज है कि 1507 में उसने मिर्जा जो उपाधि थी वो छोड़ दी। मिर्जा उपाधि जो तैमूरों की जो है एक पैतृक उपाधि थी, अब उसने वहां पे क्या उपाधि ली, पादशाह की। अब पादशाह जो है ये अफगानिस्तान के अंदर ये उपाधि थी, राजा लेते थे। जैसे हमारे यहाँ पे पहले समय में जो है महाराजा धीराज। अब शाह का मतलब भी शासक है और पाद का मतलब भी शासक है, यानी शासकों का शासक, राजाओं का राजा, महाराजा, ये वो उपाधि है पादशाह, वो उपाधि लेते हैं। अब 1510 के अंदर क्या होता है, जो शेवानी खान, उज्बेक शासक, उसको ईरान का जो सफवी शासक है इस्माइल शाह इस्माइल, वो उसको हरा देता है, शिवानी खान को। अब बाबर को लगता है कि फिर से जो है हम मैं समरकंद को जीत सकता हूं, तो उसने क्या किया, सफवी शासकों के पास गया और उनके सहयोग से उसने समरकंद को जीत लिया। अब लेकिन क्योंकि सफवी शासकों के सहयोग से जीता था, तो सफवी शासक जो है वो ये चाहते हैं कि बाबर जो है समरकंद पर शासन करे लेकिन उनकी अधीनता में रहे, उनका एक सूबेदार बन के शासन करे। तो बाबर को यह बात पसंद नहीं आई, तो वो वहां से आ गया। और इसी समय क्या हो गया, ऑटोमन तुर्क, इनको जो है हम ये वो जो 1453 के अंदर जिन्होंने कस्तुतुनिया के ऊपर अधिकार किया, तो वही राज्य है ये, उस्मानी तुर्क भी बोलते हैं इसको, उस्मानी तुर्क। तो ये उस्मानी तुर्कों ने क्या किया, इस इलाके पर आक्रमण किया ईरान की तरफ और सफवी शासक को हरा दिया। अब उसने देखा बाबर ने कि पहले तो उज्बेक और सफवी से ही वो बीच में फंसा हुआ था, अब उस्मानी भी वहां पर आ गए। अब उसने मध्य एशिया से अपना ध्यान हटा दिया। अब वो जो है वो भारत की ओर ध्यान करने लगा, उसके जो ध्यान है वो भारत की ओर हो गया। अब वो भारत की ओर क्यों आना चाहता था, कई उसमें चीजें हैं। एक तो काबुल जो है उसमें अव्यवस्था का दौर था, कोई काबुल अमीर इलाका नहीं था, काबुल एक गरीब इलाका था, वहां से उसको इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता उसका खर्चा पूरा हो सके। फिर वो बाबर जो है अपने आप को तैमूर का उत्तराधिकारी कहता था कि मैं तैमूर का उत्तराधिकारी हूं, और तैमूर ने जो है दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था 1398 के अंदर, और पंजाब के अंदर उसे अपने अधिकारी नियुक्त किए थे। तो पंजाब के ऊपर जो है बाबर अपना अधिकार लिखता था, और वो लिखता है बाबरनामा के अंदर, कहता मैंने हिंदुस्तान को विजय करने के बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा था। शब्द यूज हो रहा है हिंदुस्तान पर, लेकिन वो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो पंजाब का इलाका है उसके आसपास का उसी के लिए ही यूज हो रहा है। असल में क्या था, जो बाबर था वो भारत की संपत्ति की ओर आकर्षित हुआ था, भारत के अंदर जो उसने धन के बारे में सुन रखा था। अब्बुल फजल भी लिखता है ये बात को कि काबुल में जो है बाबर की आय कम थी, उसकी जरूरतें ज्यादा थी, यानी खर्चा ज्यादा था और उसको आमदनी कम थी। और एक उसको एक और आशंका और थी कि मध्य एशिया से कोई उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, उसको हमले की आशंका थी कि उज्बेक जो है वो उस्मानी तुर्कों से हारकर जो है वो भी कहीं पीछे पीछे अफगानिस्तान की ओर ना जाए। अब ये उसकी विजय का क्या बन रहा है, आधार बन रहा है। अब उस समय जब बाबर भारत के बारे में सोच रहा है, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। अब आप जब
बाबरनामा के अंदर बाबर लिखता है कि 5 मुस्लिम और 2 काफिर शासकों का जिक्र करता है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर क्या चीज है, ये दिल्ली का जो इलाका है उस समय, दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत है, इब्राहिम लोदी का शासन है। अब इब्राहिम लोदी कोई उस समय कुछ ज्यादा बड़ा राज्य नहीं उसका। इब्राहिम लोदी का जो राज्य है वो दिल्ली आगरा के आसपास ही सिमटा हुआ है, ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है उसका, दिल्ली और आगरा के आसपास ही है। और ये जो इलाका है मालवा का, ये गुजरात और ये नर्मदा ताप्ती नदी के आसपास का जो इलाका है, अ, मालवा का इलाका, यहाँ पर महमूद द्वितीय का शासन था। लेकिन महमूद द्वितीय जो है वो खुद इतना काबिल नहीं था, तो उसका जो शासन है, उसका जो प्रमुख अधिकारी था मैदनी राय, वो संभालता था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये मैं निशान लगा रहा हूं, ये एरिया का निशान है। उस समय राजाओं की बाउंड्री नहीं होती थी, मध्यकाल है। मध्यकाल में सीमाओं के लिए युद्ध नहीं है, सीमा नहीं है। मध्यकाल में किलों के लिए युद्ध है। तो अभी जो शासक है या जो आक्रमणकारी है वो किले तक पहुंचता है, और राजा किले को बचा रहा, सीमा के ऊपर लड़ाई नहीं है, किले के आसपास लड़ाई है। तो मध्यकाल के अंदर सीमाएं नहीं है। तो यहाँ पर गुजरात का ये इलाका, अब ये खंबात की खाड़ी है यहाँ पर, अब ये अरब के साथ जो है, ईरान के साथ, इस इलाके के साथ गुजरात के जो व्यापारिक संबंध है, इसलिए ये जो है धनी इलाका है गुजरात का। और यहाँ से होकर मक्का की यात्रा करना आसान है इधर से। तो यहाँ का जो शासक है बहादुर शाह है उस समय। ये जो इलाका है इधर की ओर, यूपी के इलाके में, जौनपुर का इलाका, इसको शर्की शासक है उस समय। शर्की का मतलब होता है पूर्वी, शक्ति राजा, यानी कि दिल्ली से जो पूर्व की तरफ जो राज्य है, इसको शर्की राजा बोला जा रहा है। जो जौनपुर है उस समय एक संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां पे उसको उसमें शासक है जमाल खान। बंगाल जो है वो हमेशा ही दिल्ली से दूर रहने की वजह से आजाद रहा है। नुसरत शाह यहाँ का शासक है बंगाल के अंदर। मेवाड़ का इलाका इधर, मेवाड़ के अंदर जो है राणा सांगा, और दक्षिण के अंदर जो है ये अपना कर्नाटक के इलाकों में कृष्णदेवराय विजयनगर का राज्य है। ये बड़े राज्य हैं जिनकी बात हो रही है, 5 मुस्लिम और 2 काफिर राज्य। हिंदू शब्द नहीं यूज हो रहा है, काफिर शब्द यूज हो रहा है। और इसके अलावा भारत के अंदर अनेकों छोटे बड़े राजा हैं। बहमनी है, खानदेश है, कश्मीर है, उड़ीसा है, असम है, और इसके अलावा भी जो बीच के अनेकों छोटे छोटे राजा हैं, अनेकों, जिनकी जो इतिहास में अपना स्थान नहीं बना पाए। तो ऐसे अनेकों राजा जो हैं उस समय है, जो आपस में जिनका संघर्ष है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। और ये उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति है। राजनीतिक स्थिति में यह है कि राणा सांगा इधर और इधर इब्राहिम लोदी के बीच में संघर्ष है, और दोनों में शक्ति संतुलन बना हुआ है। दोनों में इतनी ताकत नहीं है कि दूसरे एक दूसरे को हरा सके। और इधर बहादुर शाह है, एक मजबूत शासक है यहाँ पे गुजरात के अंदर। और पंजाब के अंदर जो है वो इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी गवर्नर है पंजाब में, लाहौर के आसपास के इलाकों में। लाहौर यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे दीपालपुर है, मुल्तान है, इन इलाकों पे जो है अ, दौलत खां लोदी का अधिकार है। अब जो है बाबर भारत की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब भारत की ओर जब बढ़ता है वो, तो सबसे पहले इधर इलाके में यहाँ पर बाजौर है और साथ ही भेरा है, 2 इलाके हैं ये साथ साथ। 1518-19 के अंदर यहाँ पर अटैक करता है, काबुल से इस तरफ को आता है। 19 के अंदर बाद में जो है लास्ट के अंदर यहाँ पेशावर के ऊपर ये अटैक करता है। जब ये पेशावर में आता है तो इसको पता लगता है कि पीछे विद्रोह हो गया काबुल में, तो ये वापस चला जाता है उसको जीते बगैर ही, 1519 के अंदर। अगले साल फिर आता है 1520 के अंदर, ये बाजौर और भेरा को जीतता है, और इधर सियालकोट की तरफ आ जाता है, इस्लामाबाद के पास इधर सियालकोट की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर जो पंजाब का गवर्नर है दौलत खान लोधी, वो इसको निमंत्रण देता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, इस इलाके में आक्रमण करने के लिए। तो ये जो बाबर है वो सियालकोट के बाद आगे लाहौर, दीपालपुर और इधर जलंधर, यहां तक पहुंच जाता आक्रमण करता हुआ, और आक्रमण करके वापस चला जाता है। और पंजाब के अंदर तो वो दौलत खान लोधी को शासन दे देता है,
और वापिस चला जाता है। तो दौलत खां लोधी जो है, बाबर के वापिस जाने पर वापिस फिर से पंजाब पर आक्रमण अधिकार कर लेता है। और जो दौलत इसके बाबर के ने जो गवर्नर यहाँ पे नियुक्त किए थे उनको वो वापिस भेज देता है। अब 1526 के अंदर फिर से जो है बाबर जो अपनी सेना लेकर आता है 1526 में। तो पहला युद्ध पानीपत का युद्ध है 1526 के अंदर। अब युद्ध का कारण क्या है? युद्ध का कारण यह है कि बाबर बार बार पंजाब के ऊपर अपना अधिकार बता रहा है, पंजाब के ऊपर। और दिल्ली सल्तनत जो है वो भी पंजाब के ऊपर अपना अधिकार रखती है। अब पंजाब पर अधिकार होने की वजह से, जलंधर तक का इलाका आने की वजह से, बठिंडा के पास तक बाबर की सेना पहुंचने की वजह से अब दिल्ली सल्तनत का यानी इब्राहिम लोदी का अब बाबर के साथ युद्ध होना अनिवार्य हो गया। अब बाबर वहां से सेना लेकर चलता है, 12,000 की उसकी सेना है जब वो काबुल से चलता है। जब वो सिंधु नदी को पार करता है, वो सेना गिनते हैं तो 12,000 सैनिक है उसकी। लेकिन उस समय क्या होता है, जब सेना चलती थी तो सेना के साथ जो टुकड़ियां, जो छोटे छोटे राजाओं की, हारी हुई राजाओं की घूमती थी, वो जो है आगे वो मिल जाती थी। तो जो बाबर है उसकी सेना बढ़ गई। सेना के साथ जो लूटने वाले लोग होते थे वो भी सेना के साथ शामिल हो जाते थे, तो उसकी सेना बढ़ जाती है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के स्थान पर यह युद्ध होता है। 21। अब यहाँ पे जो मैंने चित्र यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो बाबर ने यहाँ पे क्या चीज शुरू की, एक तो उज्बेकों ने जो तुल गुमापंथी युद्ध नीति थी वो इसने अपनाई। अभी बताते हैं क्या चीज है ये। और दूसरा जो तोपों को सजाने का जो उस्मानी तरीका है, जो उस्मान तुर्कों ने ईरान के शाह को हराया था, तो वो तरीका यहाँ पे अपनाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बीच में ये जो यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूं, ये क्या है, ये छकड़े हैं, गाड़ियां हैं। अब इनके बीच में उसने इनको आपस में बांध दिया, चमड़े की रस्सियों से इनको बांध दिया और बीच में जगह छोड़ दी। और उसके पीछे तोप खाना है। तोप खाना में कौन है? उस्ताद अली है और मुस्तफा इसका शासक है, इसके मेन नेतृत्व भी कर रहे हैं इसका। और तुलगमा पत्ती क्या है? पीछे सेना रखी गई, रक्षित सेना है। ये पीछे सेना है। ये युद्ध में शुरू में भाग नहीं लेगी। ये कब भाग लेगी? ये क्या होगा, जब युद्ध शुरू हो जाएगा ये पीछे से आएगी। और जब पीछे से अटैक होता है तो सेना को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो सेना के अंदर भगदड़ मच जाएगी। अब ये जो छकड़े हैं यहां पर रखे गए, इसके पीछे तोप खाने हैं, तोप खाने हैं, पीछे बंदूकची हैं। ये देखो सेना रखी है पीछे, मंगोल सेना है पीछे, घुड़सवार सेना यहाँ पर। अब ये सेनाएं पीछे सजाई गई हैं। और इधर जो अफगानों की सेना है, ये बताई जा रही है कि 1 लाख से ऊपर सेना है। और हाथी सेना आगे है शुरू में, और पीछे सेना लास्ट में इब्राहिम लोदी है। ये जो झंडा लगा हुआ है ये राजा के खेमे का झंडा है। यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है ये बाबर की सेना का खेमा है। अब बाबर क्या करता है, अब जिसने जो ये पीछे में खाइयां खोदी हुई है, शुरू में खाइयों के पीछे ये जो उसने चक्रे रखे हुए हैं, फिर तोप खाना है, फिर बंदूकची है, फिर उसकी सेना है, यानी कि कई पंक्तियां हैं उसके अंदर। अब इस युद्ध पद्धति में क्या है, क्योंकि खाइयां खुदी हुई हैं, तो ये वाली सेना आगे नहीं बढ़ सकती, ये वाली सेना नहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि खाइयां हैं और जो छकड़े वहां पे स्थिर किए हुए हैं, पीछे तोप खाना रखा हुआ है। इस सेना को आगे बढ़ना है अटैक करने के लिए। पहले तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है। बाबर क्या करता है, बाबर की सेना की कुछ टुकड़ियां यहां से बाहर निकल के इनके साथ लड़ाई करती है यहाँ पे थोड़ी बहुत, और लड़ाई करके भागती है पीछे की ओर। इससे क्या लगता है, इस सेना को यह लगता है कि जो लोधी की सेना, उसको यह लगता है कि ये तो सेना कमजोर है, डर रही है ये तो, और ये सेना उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। जैसे बढ़ती है, खाइए हैं पहले, उसके बाद ये छकड़े हैं, फिर तोप खानों की बार है। पहली बार भारत के अंदर तोप खाना यूज हो रहा है युद्ध प्रणाली के अंदर, इससे पहले कभी तोप खाना यूज नहीं हुआ। तो तोप खाना है और बंदूकचियां जो घोड़े के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये इसको पार करने। अब युद्ध शुरू होता ही है। अब सुबह जैसे युद्ध शुरू हुआ, दोपहर तक युद्ध नहीं पड़ जाता है। बाबर खुद लिखता है कि जब सूर्य भाले की नेजे की उस नोक पे था, यानी कि भाला सीधा खड़ा करें
तो बिल्कुल सीधा गाड़ी सूर्य सिर के ऊपर था। तो कहता है हम युद्ध जीत चुके थे। ये जो तुगलमापंथी की जो पीछे शख्सी सेना थी, इसने पीछे से अटैक किया और जिसकी सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी जो है वहीं मारा गया और वहीं पर जो है इसका जो है मकबरा भी बनाया गया। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है वो बाबर जीत जाता है 1526 के अंदर। और नई युद्ध पद्धति आती है, तुलगमा युद्ध नीति और तोपों का भारत के अंदर आगमन होता है पहली बार। और जो 27 अप्रैल को जो है दिल्ली के अंदर जो है बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। बादशाह उसको बादशाह घोषित किया जाता है। वही बादशाह से शब्द ये बिगड़े बादशाह हो गया। और वो दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लेता है और वहां पे उसको लोधी का खजाना प्राप्त होता है। बाबर क्या करता है, इस विजय से इतना खुश होता है, वो काबुल के अंदर जितने लोग हैं उसके कबीले के लोग वहां जाए, सबको चांदी का सिक्का भेजता है और अपना सारा जो उसको खजाना मिलता है वो अपनी सेना में बांट देता है। इसीलिए बाबर को कलंदर भी कहा गया है। इसको कलंदरी स्वभाव है, अपना सब कुछ जो है बांट देना। तो बाबर सब कुछ बांट देता है। तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद जो परिणाम आता है वो ये कि दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो जाता है और जो भारत के अंदर जो है नया वंश जो है वो शुरू होता है, मुगल वंश। हम मुगल वंश क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि उसने शासक का नया नाम दिया बादशाह। अगर बाबर भी खुद को सुल्तान कह लेता, जैसे लोदियों ने कहा, सैयदों ने कहा, खिलजियों ने कहा, अगर ये भी अपना वो सल्तनत कह ले, सुल्तान कह लेता, तो वही शासन आगे बढ़ता रहता, ये भी छठा वंश बन जाता। लेकिन इसने अपने आप को क्या बोला, बादशाह बोला। इसका मतलब जब आगे हम और करेंगे तो और भी चीजें इसके साथ जुड़ी आएंगी, क्योंकि अब ये अपने आप को खलीफा से आजाद भी मान रहे हैं। तो बाबर अब भारत का या दिल्ली का वो बादशाह घोषित हुआ। अब इसके बाद जो है जो अगला युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। खानवा जो है ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। 16 मार्च 1527 को किसके साथ युद्ध है? अब युद्ध के अंदर देखो लोगों की संख्या, राणा सांगा, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई है, आलम खां लोदी, मैदनी राय, ये सारे उसके अंदर है। यानी कि इस तरफ जो ग्रुप है, जो राणा सांगा की तरफ, इसमें 7 राजा हैं, 7 राजा। और राजस्थान के सारे सरदार, 104 सरदार, इस आगे लड़ाई करने के लिए राणा सांगा की ओर से। और उधर जो है बाबर की सेना। अभी जो मुगल है, अभी जनता का उसके ऊपर विश्वास नहीं बना था, चाहे वो दिल्ली के सुल्तान हो गए थे, आगरा कब्जे में ले लिया था। अभी लोग जो है मुगलों से डर रहे थे। और यहां पर आप देखो राजपूत और अफगान जो है उनका एक गठबेड़ गठजोड़ बन गया। राणा सांगा, 104 सरदार, मैदनी राय और ये अफगान जो शासक हैं ये। अब युद्ध का जो कारण है उसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं। एक तो ये कहा जाता है कि राणा सांगा ने युद्ध के लिए बाबर को बुलाया था, दौलत खान लोदी ने बुलाया था और राणा सांगा ने बुलाया था। और जब बाबर यहाँ आया तो राणा सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की थी युद्ध में, और इसलिए बाबर नाराज था। राणा सांगा को कहते ये था कि उसने क्योंकि युद्ध के लिए बुलाया था और ये था कि बाबर युद्ध करेगा, दिल्ली सल्तनत को खत्म करके वो वापस चला जाएगा और राणा सांगा दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेगा। ये कुछ बातें ऐसी इतिहास में चलती हैं, चल रही हैं। लेकिन राणा सांगा ने उसको इनवाइट किया, ऐसा कोई स्रोत तुम्हारे पास नहीं है। तो युद्ध का जो कारण है वो ये है कि बाबर अब अपने राज्य का प्रसार करना चाहता था, वो भारत में रहना चाहता था। उसको आगरा से बड़ा खजाना प्राप्त हुआ था, वो भारतीय संपत्ति को जीतना चाहता था। अब उसके रास्ते में जो रुकावट थी वो महमूद लोदी है, जो इब्राहिम लोदी का भाई है, और इधर राजपूत शासक राणा सांगा है। अब वो युद्ध करना चाहता है, लेकिन बाबर की सेना युद्ध नहीं करना चाहती, वो थक गई है। वो मध्य एशिया की सेना है, भारत में आई हुई है, वो वापस जाना चाहती है। और दूसरा था क्या था, बाबर की सेना के अंदर ज्योतिषी है, उसने ये भविष्यवाणी कर दी कि इस युद्ध के अंदर बाबर की सेना हारेगी। अब बाबर ने पहले तो उस ज्योतिषी को मार डाला। जब तेरे को अपना ही भविष्य नहीं पता, दूसरों के बारे में क्या बताएगा। और बाबर ने वहां पे जो है अपनी सेना को एक
भाषण दिया, मोटिवेशन भाषण दिया और जिहाद का नारा दिया। उसने जो भाषण दिया उसमें उसने एक तो ये कसम खाई कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, उसने शराब के सारे बर्तन सारे तोड़ दिए। और दूसरा उसने लोगों को ये कहा कि अब हम युद्ध जीत चुके हैं, अगर अब अगला जब युद्ध जीतते हैं तो हम इस धरती का उपभोग करेंगे, मर जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, जिहाद में का नारा दे दिया। और 16 मार्च 1527 को यह युद्ध होता है। अब जो भारतीयों की सेना है वो उसी प्रकार से अव्यवस्थित और बाबर की सेना व्यवस्थित, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। ये राणा सांगा और ये हार जाते हैं। ये महमूद लोधी जो है ये गुजरात की ओर भाग जाता है, राणा सांगा जो है वो जैसलमेर की ओर भाग जाता है। और जो बाबर है यहाँ पर गाजी की उपाधि लेता है। धार्मिक उपाधि है ये, जो धर्म की रक्षा करते हुए लड़ रहा है वो गाजी। तो गाजी की उपाधि लेता है बाबर यहाँ पर। अब इसके बाद जो है बाबर जो है वो अ, चंदेरी की ओर ध्यान देता है। असल में क्या है कि वहां जो मैदनी राय का शासन है, मैदनी राय को बाबर ये भेजता है कि वो चंदेरी का किला उसको दे दे, लेकिन मैदनी राय इससे मना करता है। इसलिए जो है बाबर जो है आक्रमण करता है 1528 के अंदर, यानी 26 के अंदर एक हो गया, 27 के अंदर एक, 28 के अंदर तीसरा युद्ध। अब वो इसको जीत लेता है। यहाँ पे जो राजपूत स्त्रियां, एक बार फिर हमारे को जौहर व्रत का पता लगता है यहाँ पर। और जो मेदनी राय की दो पुत्रियां, उनका विवाह जो है बाबर के दो बेटे हुमायूं और एक कामरान के साथ कर दिया जाता है। और जो वहां का पहले शासक है उसके को अहमद शाह को चंदेरी का प्रशासक बना दिया जाता है। तो अब मालवा का इलाका भी जो है वो बाबर के कब्जे में आ जाता है। अब इसका राजा प्रसार हो जाता है। अब इस तरफ क्या है, जो जौनपुर की तरफ क्या है, जो शर्की के शासक थे, शर्की के शासक जो है वो क्या कर रहे हैं, महमूद लोधी को अपना सुल्तान स्वीकार करते हैं। कि हम जो महमूद लोधी है उनका सुल्तान है, इब्राहिम लोधी के भाई को, जो गुजरात की ओर चला गया था। उसके बाद वो बुंदेलखंड की ओर आता है और वो जौनपुर आता है तो उसका स्वागत होता है। लेकिन बिहार के जो अफगान है वो महमूद लोधी को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, उनको खतरा बाबर से नजर आ रहा है। इसलिए बंगाल का शासक नुसरत शाह, उधर लोधी जो है ये अपनी सेना लेकर जो है बाबर के खिलाफ आ जाते हैं घाघरा के स्थान पर। बाबर भी अपने बेटे अस्करी के नेतृत्व में वहां पर सेना भेजता है, खुद भी जाता है। लेकिन ये अनिर्णायक युद्ध रहता है। युद्ध शुरू होता है, युद्ध में कोई हार जीत नहीं होती है, अभी युद्ध चल रहा होता है। तो बाबर की जो है तबीयत खराब होती है और वो वापिस काबुल जाना चाहता है। अब वो युद्ध को बीच में रोककर उनसे संधि करके नुसरत शाह को बंगाल का शासक स्वीकार करके, शर्की शासकों को वहीं का शासक स्वीकार करके वो वापिस आ जाता है। अब वो काबुल की ओर जा रहा होता है। जब वो काबुल की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी बीमार होकर मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530। मृत्यु से पहले जब वो बीमार हुआ है 23 दिसंबर को वो हुमायूं को भारत का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो इस प्रकार के हम देखते हैं कि बाबर जो है उसने दिल्ली, आगरा, पंजाब, मालवा और यूपी के इलाकों पे जो है अपने अपना शासन स्थापित किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो भारत के अंदर जो है बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।